नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत 50 प्रश्नों के माध्यम से लगभग 100 से 150 प्रश्नों को हल करेंगे और उन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हम लोग जानेंगे। तो चलें, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम अपने विषय वस्तु पर आ रहे हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? विकल्प ए आदिकाल कहा, विकल्प बी चाणकाल कहा, विकल्प सी वीरगाथा काल कहा और विकल्प डी है सिद्ध सामंत काल कहा है। देखिए मित्रों, ये प्रश्न कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल है उसे रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है। तो देखिए, बात करते हैं विकल्प ए की। तो विकल्प ए आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, है ना, कि हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल है, आरंभिक काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। और हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चाणकाल डॉक्टर गिरसे जी ने कहा। और उसके साथ ही डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने भी संधि एवं चाणकाल कहा है। विकल्प सी वीरगाथा काल की बात करें तो बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीरगाथा काल कहा है। तो विकल्प सी इज राइट आंसर। और विकल्प डी की बात करें तो विकल्प डी सिद्ध सामंत काल, डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल कहा है। और यहाँ से प्रश्न जितने भी परीक्षा हुई हैं, जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग सॉल्व किए हैं, सब में एक प्रश्न जो है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के नामकरण को लेकर के जरूर पूछा गया है। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग इसे जरूर तैयार करें। और तैयार करने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो निश्चित रूप से चैनल पर जाइए, वहाँ पे आदिकाल के संबंधित जो वीडियो उसको जाकर देख लीजिएगा। आपको बिल्कुल ट्रिक की सहायता से सारे नामकरण और विद्वान जो हैं बिल्कुल याद कराए गए हैं, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा है संख्या 2, वीरगाथा काल का कवि नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में कौन एक वीरगाथा काल के कवि नहीं है ना। विकल्प ए चंद्रप्रदायी, विकल्प बी नामदेव, विकल्प सी जगनिक और विकल्प डी है मधुकर। तो देखें मित्रों, बात करें विकल्प ए चंद्रप्रदायी तो बिल्कुल वीरगाथा काल के कवि हैं और पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखा। सी जगनिक बिल्कुल परमाल रासो इन्होंने लिखा, है ना, वीरगाथा काल के कवि हैं। मधुकर जी की बात करें तो जयमंग जस चंद्रिका इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था और ये आदिकाल के कवि हैं, यानी कि वीरगाथा काल के कवि हैं। लेकिन बात करें नामदेव जी की तो नामदेव आदिकाल के कवि नहीं हैं, बल्कि भक्ति काल के हैं। और भक्ति काल में जो है संत कवि हैं, इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 2 का विकल्प बी नामदेव इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है कि वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं निम्नलिखित में, अब दिमाग में रखिएगा, निम्नलिखित में कौन वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? विकल्प ए चंद्रप्रदायी, विकल्प बी जगनिक, विकल्प सी दलपत विजय और विकल्प डी है विद्यापति। तो इसको सभी लोग अनुमान लगा लिए होंगे कि प्रश्न संख्या 3 का विकल्प ए इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि चंद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा। और जैसे पृथ्वीराज रासो की बात आपके सामने आ जाए तो तुरंत आप दिमाग में रखिएगा कि इसमें क्या है, 68 छंद हैं और चंद्रप्रदायी को 56 छंद ज़्यादा प्रिय था। ठीक है ना। और 69 समय या सर्ग इसमें है, वीर और श्रृंगार रस इसमें प्रधान है और एक प्रबंध काव्य है, इसे दिमाग में रखिएगा। जगनी जी की बात करें तो जगनिक ने परमाल रासो लिखा है, दलपत विजय ने खुमार रासो लिखा है और विद्यापति की बात करें तो विद्यापति की जो पदावली है बहुत प्रसिद्ध इनकी कृति है। ठीक है ना, जिसके कारण इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, तो इसे भी दिमाग में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 3 का बिल्कुल विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए जयदेव, विकल्प बी चंद्रप्रदायी,
विकल्प सी है जगनिक और विकल्प डी है विद्यापति। तो देखिए जो प्रश्न संख्या 3 आपने देखा उसी को थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, क्रम बदल दिया है, बिल्कुल सेम मिलता जुलता प्रश्न है, ठीक है ना। तो आप जान रहे हैं पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं वो केवल और केवल चंद्र बरदाई जी हैं, ठीक है ना। पृथ्वी पर जीते हो, कैसे जीतो? चंद्रमा के वरदान से। पृथ्वी पर राज करो चंद्रमा के वरदान से, तो पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि कबीरदास की भाषा थी, विकल्प ए ब्रजभाषा, विकल्प बी कन्नौजी भाषा, विकल्प सी सदुकड़ी भाषा और विकल्प डी की बात करें तो खड़ी बोली। देखिए मित्रों, इस विकल्प के अनुसार अगर देखा जाए तो बिल्कुल विकल्प सी सदुकड़ी भाषा इज राइट आंसर, ठीक है ना। इसके अलावा इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया है, और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। कबीरदास की भाषा को बाड़ी का डिक्टेटर भी कहा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और बात करें सदुकड़ी की तो साधु राम की पूजा करता है ना, राम का नाम लेता है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास जी की भाषा को बिल्कुल सदुकड़ी भाषा कहा है। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। अब भैया पंचमेल खिचड़ी होगी तो सुंदर होगी ना, सुंदर फार श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को कहा है। ब्रज भाषा में सूरदास जी ने कविता की है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 5 का विकल्प सी सदुकड़ी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 है कट कटान कपि कुंजर भारी, दुह भुजदंड तमिक महिमारी, डोलत धरन सभा पद खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं विकल्प ए तुलसीदास, विकल्प बी जायसी, विकल्प सी देव और विकल्प डी है नूर मोहम्मद जी, ठीक है ना। देखिए अगर पंक्ति की ही बात की जाए तो पंक्ति तो आप बिल्कुल पता हो गया आपको कि तुलसीदास जी की पंक्ति है, ठीक है ना। जायसी की बात करें तो जायसी द्वारा 1540 ईस्वी में, है ना, आपने देखा होगा पद्मावत लिखा गया। देव को आप जान ही रहे हैं, है ना। नूर मोहम्मद की बात करें तो नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी बड़ी प्रसिद्ध रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो संख्या 7 की बात करें। नैन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? विकल्प ए तुलसीदास, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद, विकल्प सी जायसी और विकल्प डी है कबीरदास। तो देखें नैन जो देखा नैन था, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि प्रश्न संख्या 7 का विकल्प सी जायसी इज राइट आंसर, ठीक है, इसे दिमाग में रखिएगा। प्रश्न संख्या 8 है शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए पद्माकर, विकल्प बी भूषण, विकल्प सी केशव दास और विकल्प डी है जगनिक। तो देखिए शिवा बावनी की रचना कौन कर सकता है? बोले भूषण। शिवा बावनी भूषण किसने किया? भूषण जी ने किया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है नर की और नलनीर की एक करी गति एक करी जोए, जे तो नीचे होए चले ते तो ऊंचे होए। प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता हैं विकल्प ए तुलसीदास, विकल्प बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी बिहारी लाल, विकल्प डी है केशव दास। तो देखिए कह रहे हैं कि नर की और नरनीर की गति करी एक जो है, जेते नीचे होए चलो तेते ऊंचे होए। तो देखो जेते नीचे तेते ऊंचे की बात करें तो इसमें पहली चीज तो देख लीजिएगा विरोधाभास अलंकार है, दिमाग में रख लीजिएगा। पंक्ति किसकी है? बिल्कुल सी, विकल्प सी बिहारी लाल जी की है। और बिहारी लाल जी की बात अगर करें तो भक्ति श्रृंगार और नीति की त्रिवेणी, है ना, बिल्कुल इनके आप देखेंगे दोहों में इनकी रचनाओं में बहती है। इन्होंने इनकी एक रचना है बिहारी सतसई, इसमें 713 और कहीं कहीं 719 दोहे माने जाते हैं, इसे ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 है सखी वे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? विकल्प ए अगे, विकल्प बी मैथिली शरण गुप्त, विकल्प सी हरिऔध, विकल्प डी जयशंकर प्रसाद। तो बिल्कुल बात करें तो सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है, इसे आप दिमाग में रखिएगा। अगला यानी कि प्रश्न संख्या 11 है कि हिंदी कविता को छंदों की प्रति से मुक्त कराने वाले कौन थे? विकल्प ए सुमित्रानंदन पंत, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद, विकल्प सी महादेव वर्मा
और विकल्प डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो प्रश्न आपका है कि छंदों की प्रश्न मुक्त कराने वाले, बिल्कुल छंदों की प्रश्न मुक्त कराने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनके छंद को रबड़ केचुआ छंद भी कहा जाता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अगला यानी कि प्रश्न संख्या 12 है, तितली किसकी रचना है। बात करें तितली की, तितली एक उपन्यास है। ठीक है ना। विकल्प ए जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी श्याम सुंदर दास और विकल्प डी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बात करें कंकाल, तितली और इरावती, ये 3 उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है, जिनमें इरावती एक अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है ना। तो तितली उपन्यास किसकी रचना है, विकल्प ए जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं। विकल्प ए जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प सी महादेव वर्मा और विकल्प डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो बिल्कुल आप सही समझ गए हैं कि अतीत के चलचित्र के जो रचयिता हैं वो है महादेवी वर्मा। इनका एक और आप देखेंगे पथ के साथी भी इन्होंने लिखा है, इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 14 है, पल्लव के रचयिता हैं कौन है। विकल्प ए सुमित्रा नंदन पंत, विकल्प बी निराला, विकल्प सी जयशंकर प्रसाद और विकल्प डी है महादेवी वर्मा। तो देखिए पल्लव जो होता है ना, बिल्कुल एकदम नंदन नंदन होता है, नया नया होता है। तो नंदन नया, नंदन नया, पल्लव की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव की रचयिता कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 14 का विकल्प ए सुमित्रा नंदन पंत इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 है, चिंतामणि के रचयिता हैं। अब चिंतामणि के रचयिता की बात पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन है। विकल्प ए जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल और विकल्प डी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध। देखिए मित्रों, जब भी आप चिंतामणि की बात करें तो चिंतामणि के कुल 4 भाग हैं। पहला भाग की बात करें 1939 में लिखा गया, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा। दूसरा भाग 1945 में लिखा गया, जिसे विश्वनाथ जी ने लिखा था। तीसरा भाग फिर लिखा गया, जिसे नामवर सिंह ने लिखा 1983 में। और चौथा भाग भी लिखा गया था, जिसे कुसुम और ओम प्रकाश जी ने लिखा हुआ था। तो इसमें अगर देखा जाए मोटी मोटी बात, तो चिंतामणि है ना रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। पहले भाग की बात करते हैं और इसे बीथी शीर्षक, विचार बीथी कहा जाता था। इसे भी दिमाग में आप रख लीजिएगा। जो पहला भाग था उसका जो नाम था विचार बीथी था, इसे दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 15 का चिंतामणि के रचयिता की बात करते हैं, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 है, जन्मेजय का नाग यज्ञ कृति किसकी है। विकल्प ए सेठ गोविंद दास, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद, विकल्प सी लक्ष्मी नारायण लाल और विकल्प डी गोविंद बल्लभ पंत। देखिए जन्मेजय की नाग यज्ञ की बात करते हैं तो जन्मेजय का नाग यज्ञ किसका, बिल्कुल किसका नाटक है। बात करें जयशंकर प्रसाद का है। कब लिखा गया, 1926 में। और हम लोग जब नाटक विधा को पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया था कि 26 नाग, जन्मेजय है ना परीक्षित का लड़के, आप दिमाग में रखिएगा, उन्होंने एक नाग यज्ञ किया था। तो उसी नाग यज्ञ है ना जन्मेजय का नाग यज्ञ। ठीक है। 1926 में किसने, 26 नाग उसमें आए थे। तो ये सब दिमाग में रख लीजिएगा। और प्रसाद जी के नाटक की बात करें तो सज्जन 1910 में है ना, करुणालय 12 में, प्राश्चित 13 में, तो राजश्री की बात करते हैं 25 में है ना। इस तरह से ध्रुवस्वामिनी देखेंगे आप 30 में, 28 में स्कंदगुप्त। तो ढेर सारे नाटकों की चर्चा, इनके जितने भी नाटक हैं सबकी जो है बिल्कुल ट्रिक से क्लास मेरे द्वारा यूट्यूब पर ली गई है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 का विकल्प बी जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं। विकल्प ए सिया राम शरण गुप्त, विकल्प बी भगवती चरण वर्मा, विकल्प सी सुभद्रा कुमारी चौहान और विकल्प डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए मित्रों, अगर बात करें हम दीवानों की हस्ती है ना, बिल्कुल विकल्प बी भगवती चरण वर्मा इज राइट आंसर। ठीक है ना। हम दीवानों की हस्ती क्या है, किसके बोले सर, भगवती के चरण के आगे। ठीक है ना, हम दीवानों की हस्ती क्या है। तो ये पंक्ति जहाँ पे देखिएगा दिमाग लगा लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? विकल्प ए श्याम सुंदर दास, विकल्प बी सेठ गोविंद दास, विकल्प सी जवाहरलाल नेहरू और विकल्प डी है राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए मित्रों, बात करें हिंदी में सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखी थी तो विकल्प डी राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी। श्याम सुंदर जी की बात करें तो श्याम सुंदर दास जी की जो आत्मकथा है मेरी आत्मकथा, इन्होंने 1941 ईस्वी में लिखा था, इसे ध्यान में रखिएगा। और सेठ गोविंद दास जी की जो आत्मकथा थी आत्मनिरीक्षण है ना, आत्मनिरीक्षण इन्होंने लिखा 1958 में लिखा। तो ये भी दिमाग में रख लीजिएगा। देखिए मित्रों, जो स्मृति दिमाग में हमारे है, अगर उस प्रश्न के सामने आ जा रही है तो थोड़ा सा उसका चर्चा हम इसलिए कर दे रहे हैं कि प्रश्न किसी भी रूप में और कहीं से भी घुमा के पूछा जा सकता है, तो आप उसके लिए पहले से ही तैयार रहें, ठीक है ना। इन्हीं की श्याम सुंदर दास जी की जो आत्मकथा है, क्या है, मेरी आत्मकथा के नाम से 1941 में इन्होंने लिखा है। और सेठ गोविंद दास जी की जो आत्मकथा है आत्मनिरीक्षण 1958 में इन्होंने लिखा है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। और इस प्रश्न का प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है, बिल्कुल आपने अभी देखा है कि विकल्प डी राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? विकल्प ए साकेत, विकल्प ए कामायनी, विकल्प बी साकेत, विकल्प सी यशोधरा और विकल्प डी है आंसू। तो पूछ रहे हैं कि किस, है ना, बिल्कुल किस कृति से ली गई है, किस काव्य कृति से ली गई है। तो सबसे पहले आप जान लीजिएगा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, है ना, विकल्प सी। संख्या 19 का विकल्प सी यशोधरा इज राइट आंसर। बात करें यशोधरा का रचना काल 1932 में हुआ, ध्यान में रखिएगा। साकेत का 1931 में, आंसू का 1925 में, कामायनी का 1935 में, है ना। हम कहते थे कि कामना करो 3-5 ना हो, आंसू तू पोंछ, साकेत 3 शब्द है 1931, यशोधरा एक बढ़ा दीजिए 1932 में। तो मोटी मोटी चीज़ों को आप दिमाग में रखिएगा, प्रश्न किसी भी रूप में और किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो प्रश्न संख्या 19 का विकल्प सी यशोधरा इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं? विकल्प ए रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प बी माखनलाल चतुर्वेदी, विकल्प सी जयशंकर प्रसाद और विकल्प डी है मैथिली शरण गुप्त। तो देखें, अगर बात करें कि हिमालय के आंगन में, है ना, प्रथम रश्मि का उपहार, ये सब बातें कौन कह सकता है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 20 का विकल्प सी जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर, ठीक है। संख्या 21 है कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? विकल्प ए देश विशेष से, विकल्प बी लोक विशेष से, विकल्प सी क्षेत्र विशेष से और विकल्प डी है जाति विशेष से। तो देखिए मित्रों, अगर बात करें आंचलिक, तो आंचलिक का मतलब ही होता है क्षेत्र से। तो आंचलिक जो रचनाएं होती हैं वो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। तो प्रश्न संख्या 21 का विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है, इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 22 है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि हैं? विकल्प ए सूरदास, विकल्प बी तुलसीदास, विकल्प सी कबीरदास और विकल्प डी है केशव दास। तो देखिए मित्रों, निर्गुण भक्ति की बात कर रहे हैं तो सूरदास सगुण थे, और बिल्कुल सूर, है ना, आप कह सकते हैं सूरदास सगुण थे और कृष्णाश्रय शाखा के अंतर्गत आते थे। तुलसीदास सगुण हैं राम भक्ति शाखा के, केशवदास भी राम भक्ति शाखा के कवि आप मान सकते हैं, रीतवादी रीतकाल के कवि हैं, ठीक है ना। लेकिन बात करें कबीरदास की, तो कबीरदास बिल्कुल निर्गुण और संत काव्य धारा, है ना, संत काव्य धारा में ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न संख्या 22 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है, श्रद्धा किस कृति की नायिका हैं? विकल्प ए कामायनी, विकल्प बी कुरुक्षेत्र, विकल्प सी रामायण और विकल्प डी है साकेत। तो श्रद्धा की बात करें तो श्रद्धा 1935 में लिखा गया था। कामायनी, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो कामायनी की है, और कामायनी का जो रचना काल है 1935 ईस्वी है, इसे दिमाग में रखिएगा। और बात करें साकेत का, तो साकेत 1931 में दिमाग में रखिएगा। और यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। कुरुक्षेत्र की रचना 1946 ईस्वी में हुई है। कुरुक्षेत्र में छक्के चौके लगते हैं, तो इसे भी ध्यान में आप रखिएगा।
और साकेत में कुल 12 सर्ग हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। 9वां जो सर्ग है उर्मिला का वियोग विषयक वर्णन, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो आपने यहाँ पे देखा श्रद्धा किसकी, कामायनी की नायिका है। तो प्रश्न संख्या 23 का विकल्प ए कामायनी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 है, तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। विकल्प ए रहीम, विकल्प बी कबीर, विकल्प सी रस खान और विकल्प डी है बिहारी। तो देखिए मित्रों, तरुअर फल नहीं खात है, इस पंक्ति के यानी कि इस दोहे के जो रचयिता हैं वो रहीम दास हैं। और इसी से मिलती जुलती एक पंक्ति है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी ने संचय नीर, परमारथ के कारण से साधु धरा शरीर। तो वो पंक्ति कबीरदास जी की है, इसलिए थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजिंग हो सकता है। जब देखिएगा तरुअर फल की बात आएगी तो रहीमदास, और वृक्ष कबहु नहीं फल भके कबीरदास जी की ये पंक्ति है। थोड़ा सा रसखान जी के बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लें, क्योंकि रसखान जी की बात करें तो इनकी एक रचना है सुजा रसखान, दूसरी रचना है प्रेम वाटिका, दान लीला आदि इनकी रचनाएं हैं। और सोया छंद इनको बहुत प्रिय था और श्री कृष्ण के यानी कि पद ये गाया करते थे। इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम पठान। ठीक है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 25 है कि तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। विकल्प ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प सी माखनलाल चतुर्वेदी और विकल्प डी है राम नरेश त्रिपाठी। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले तो ये जानिए तरन तनुजा तट तमाल में है ना अलंकार, और आप पढ़ते आए हैं अनुप्रास अलंकार है, किसकी पंक्ति है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। माखनलाल की हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी और समर्पण इनके द्वारा लिखे गए काव्य संग्रह हैं। प्रश्न संख्या 26 है, बुंदेले हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। देखिए बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है ना। विकल्प ए सत्यनारायण पांडे, विकल्प बी मैथिली सड़गुप्त, विकल्प सी सुभद्रा कुमारी चौहान और विकल्प डी है महादेवी वर्मा। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान इज राइट आंसर। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। 1948 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। त्रिधारा और मुकुल इनके द्वारा लिखे गए बहुत प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 26 का विकल्प सी सुभद्रा कुमारी चौहान इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। विकल्प ए की बात करें सत्यनारायण पांडे, विकल्प बी सोहनलाल द्विवेदी, विकल्प सी बालक शर्मा नवीन और विकल्प डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो देखिए फूल तोड़ लेना बनमाली, ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की है और राष्ट्रीय काव्यधारा से युक्त ये पंक्तियां हैं, दिमाग में रखिएगा। प्रश्न संख्या 27 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 है, दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, इस पंक्ति के रचनाकार हैं। विकल्प ए राहुल सांकृत्यायन, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी जवाहरलाल नेहरू और विकल्प डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने वाले अद्भुत दृश्य की बात की जाए तो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन जी हैं, इसे आप दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 29 है कि भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। विकल्प ए व्यंग्यात्मक, विकल्प बी प्रशस्ति परक, विकल्प सी श्रृंगारिक और विकल्प डी है कारुणिक। तो देखिए भूषण की कविता यानी कि भूषण जी की बात करें तो भूषण जी बिल्कुल प्रशस्ति परक है ना, प्रधान स्वर है प्रशस्ति परक, इसे दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना। और वीर रस से था तो वीर इसमें तो है नहीं, तो आप दिमाग में रखिएगा प्रशस्ति परक। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 29 का विकल्प बी प्रशस्ति परक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। विकल्प ए पुष्पदंत, विकल्प बी शालभद्र सूरी, विकल्प सी शंभु और विकल्प डी है हरि
भद्र सूर्य। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर होगा पुष्पदंत, यानी कि अपभ्रंश में श्री कृष्ण के काव्य का प्रणेता की बात अगर जहाँ पे आएगी तो वहाँ पर पुष्पदंत होंगे। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 30 का विकल्प ए पुष्पदंत इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 है कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं, है ना। तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं विकल्प ए नूर मोहम्मद, विकल्प बी जायसी, विकल्प सी मुल्ला दाऊद और विकल्प डी है कुतुबन। तो कह रहे हैं कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता संख्या 31 में देखा जाए तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, मुल्ला दाऊद हैं। और मुल्ला दाऊद द्वारा लिखा गया था चंदायन। कब लिखा गया था? 1300 बात करें तो 79 है ना, 1379 में लिखा गया था। आप यहाँ पे देख रहे हैं नूर मोहम्मद जी की बात करें तो नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी और इंद्रावती इनके द्वारा लिखे गए दो प्रमुख काव्य हैं। जायसी का पद्मावत आपने कई बार देखा होगा, 1540 में लिखा गया। ठीक है ना। और कुतुबन की मृगावती 1501 ईस्वी में लिखी गई रचना है, यानी कि प्रेमाख्यान काव्य है। तो इसे भी दिमाग में आप रख लीजिए, किसी न किसी रूप में जो प्रश्न है घुमाकर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यान मुल्ला दाऊद, ध्यान में रखिएगा। कौन सा? चंदायन। कब लिखा गया? 1379 में। ठीक। प्रश्न संख्या 32 हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं विकल्प ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, विकल्प बी लल्लू लाल, विकल्प सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र और विकल्प डी है बाल कृष्ण भट्ट। तो हिंदी के प्रथम गद्य प्रेरणा की बात करें तो लल्लू लाल, और लल्लू लाल का प्रेम सागर, लल्लू लाल को उर्दू का यामिनी भी कहा जाता है, तो इसे भी आप दिमाग में रख लीजिएगा। आगे प्रश्न संख्या 33 है कि हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम विकल्प ए सम्मेलन पत्रिका, विकल्प बी उदंत मार्तंड, विकल्प सी सरस्वती और विकल्प डी है नागरिक प्रचारी पत्रिका। तो हिंदी की बात करते हैं सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र की बात उदंत मार्तंड, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 34 है छायावाद के प्रवर्तक का नाम है विकल्प ए स्मितानंद पंत, विकल्प बी श्रीधर पाठक, विकल्प सी मुकुटधर पांडे और विकल्प डी है जयशंकर प्रसाद। तो देखिए यहाँ पे छायावाद के प्रवर्तक का नाम पूछ रहा है, तो निश्चित रूप से विकल्प डी जयशंकर प्रसाद इसकी राइट आंसर होगा, विकल्प डी जयशंकर प्रसाद। लेकिन छायावाद नाम की बात आ जाए कि छायावाद नाम सबसे पहले किसने, यानी कि छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो मुकुटधर पांडे होंगे, है ना। छायावाद शब्द मुकुटधर पांडे, और छायावाद का प्रवर्तक की बात आ जाएगी तो जयशंकर प्रसाद, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 35 है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 35 ध्यान से देखिए। विकल्प ए रामविलास शर्मा, विकल्प बी प्रेमचंद, विकल्प सी नंदुरारे वाजपेयी और विकल्प डी है सुमित्रानंदन पंत। तो ध्यान में रखिएगा प्रश्न संख्या 35 यानी कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन है ना विकल्प सी नंदुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। प्रश्न संख्या 36 है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है विकल्प ए गबन, विकल्प बी रंगभूमि, विकल्प सी मंगलसूत्र और विकल्प डी है सेवा सदन। तो देखिए बात करें विकल्प सी की मंगलसूत्र, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने 1936 में लिखा था, ये इनका अपूर्ण है, अधूरा है, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी, तो बाद में इनके पुत्र अमृत राय ने इसे पूरा किया, इसे दिमाग में रखिएगा। बात करें गबन की, गबन 1931 में लिखा गया, रंगभूमि 1925 में लिखा गया, सेवा सदन 1918 में लिखा गया, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा उपन्यास है। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 36 का विकल्प सी मंगलसूत्र राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था विकल्प ए रश्मिरथी पर, विकल्प बी परशुराम की प्रतिज्ञा पर, विकल्प सी कुरुक्षेत्र पर और विकल्प डी है उर्वशी पर। तो दिमाग में रखिएगा। बात करें अगर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो बिल्कुल विकल्प डी इज राइट आंसर। 1972 ईस्वी में, है ना, किसको? बिल्कुल रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर मिला था, इसे दिमाग में रखिएगा, है ना। 72 हैं, 72 से 72 हैं उर्वशी के कारण दिनकर। ठीक है ना। अच्छा, रश्मिरथी की बात करें तो रश्मिरथी 1952 में लिखा गया। परशुराम की प्रतिज्ञा की बात करें तो 1963 में लिखा गया। कुरुक्षेत्र की बात करें तो बिल्कुल कुरुक्षेत्र 1946 में लिखा गया। इसकी भी हम लोग चर्चा किए थे कि चौका छक्का
दिमाग में रख लीजिएगा। कुरुक्षेत्र में जब व्यक्ति पहुंचता है ना तो बिल्कुल चौका छक्का लगाता है, एक प्रबंध काव्य है। तो कहने का आशा है कि यहीं पर आप इनके जो रचना काल है, रचना समय है, उसको भी दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना, कि 52 में रसमती है ना, 63 में परशुराम की प्रतिज्ञा, और कुरुक्षेत्र में छक्के चौके लगते हैं, है ना, चौके छक्के 46 में, और 72 रोशी। तो दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना, यानी कि प्रश्न संख्या 37 का विकल्प डी उर्वशी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम, है ना, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है, मोटी बात यही है। विकल्प ए जॉर्ज गेरसन, विकल्प बी शिव सिंह सेंगर, विकल्प सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और विकल्प डी है गारसा द तासी। तो आपको पता है कि हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास जो लिखा था वो गारसा द तासी महोदय ने लिखा था। फ्रेंच भाषा में लिखा था 1839 में, और दूसरा 47 में, और फिर 1871 में। ठीक है ना, गारसा द तासी, इस्तवार दा ललित रोतर, यहाँ पे दा तासी, इस्तवार दा दादा मिला दीजिएगा, है ना, तो दिमाग में रखिएगा। और उसमें 738 कवि थे, इसे भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 38 की बात अगर की जाए तो विकल्प डी गारसा द तासी इज राइट आंसर। ठीक है ना, जॉर्ज गेरसन जी ने तो इंग्लिश में लिखा था, है ना, इसे दिमाग में रखिएगा। 1888 ईस्वी में लिखा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ इंडिया। शिव सिंह सेंगर की बात करें तो शिव सिंह सरोज, इन्होंने 1883 ईस्वी में लिखा। ठीक है ना, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से इन्होंने अपना इतिहास लिखा था। तो इसे भी दिमाग में आप रख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 है, पद्मावती किसकी रचना है। विकल्प ए नाभादास, विकल्प बी केशवदास, विकल्प सी तुलसीदास, और विकल्प डी है जायसी। तो बिल्कुल एकदम हलवा सा प्रश्न है कि पद्मावत, है ना, जायसी की रचना है, 1540 में लिखी गई है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 40 है, बैताल पच्चीसी के रचनाकार हैं। विकल्प ए लल्लूलाल, विकल्प बी सदल मिश्र, विकल्प सी नाभादास, और विकल्प डी है सूरत मिश्र। तो प्रश्न संख्या 40 की बात अगर की जाए तो बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा कि लल्लूलाल, बैताल पच्चीसी के रचनाकार लल्लूलाल। ठीक है, प्रश्न संख्या 41 है, सुहाग के नूपुर के रचयिता, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है। विकल्प ए निराला, विकल्प बी मोहन राकेश, विकल्प सी अमृतलाल, विकल्प डी है प्रेमचंद। तो देखिए, सुहाग के नूपुर की बात करते हैं तो बिल्कुल अमृतलाल नागर इसके लेखक हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 41 का विकल्प सी अमृतलाल नागर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। विकल्प ए रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प बी भगवती चरण वर्मा, विकल्प सी माकला चतुर्वेदी, और विकल्प डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दिमाग में रखिएगा कि संस्कृत का 4 अध्याय कौन, बोले रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। ठीक है ना, 1959 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 43 है कि अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। विकल्प ए कुबेरनाथ, विकल्प बी गुलाब राय, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल, विकल्प डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अशोक के कितने फूल, बोले 1000 फूल हैं। 1000 फूल पर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया ये निबंध है, इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 44 है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं। विकल्प ए सोहनलाल द्विवेदी, विकल्प बी महादेव वर्मा, विकल्प सी जयशंकर प्रसाद, और विकल्प डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का आप जान रहे हैं त्रिधारा और मुकुल लिखा है, महादेव वर्मा ने यामा लिखा है, सोहनलाल द्विवेदी की एक कविता है दूध बतासा, बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। और जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो झरना 1918 में इनके द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है, इसे दिमाग में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 44 से झरना, है ना, झरना काव्य संग्रह के रचयिता जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 45 है, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। विकल्प ए गोपाल शरण सिंह नेपाली, विकल्प बी नरेश मेहता, विकल्प सी मैथिली शरण गुप्त, और विकल्प डी है धर्मवीर भारती। देखिए, भारत भारती की बात करें तो बिल्कुल विकल्प सी मैथिली शरण गुप्त इज राइट आंसर। कब लिखा गया, 1912 में लिखा गया, इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 46 यानी कि दोहा कोश के रचयिता हैं। विकल्प ए लुइपा, विकल्प बी जोइंद, विकल्प सी सरहपा, और विकल्प डी है कड़हपा। बात करें दोहा कोश की, दोहा कोश के जो रचनाकार हैं विकल्प सी सरहपा इज राइट आंसर।
बात करें जोइंद की, तो जोइंद की दो रचना है, एक है परमात्मा प्रकाश और दूसरा है योग सार। इसे भी दिमाग में आप रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 47 की बात करें तो प्रेम सागर की रचनाकार कौन है? विकल्प ए सदल मिश्र, विकल्प बी उस्मान, विकल्प सी लल्लू लाल और विकल्प डी है सुंदर दास। देखिए, प्रेम सागर की बात करते हैं तो प्रेम कौन करेगा? जो लल्लू लाल, लल्लू 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 टाइप के लोग होंगे वो प्रेम करते हैं, तो प्रेम सागर लल्लू लाल का। सदल मिश्र की बात करें, सदल को ट्रिक में हम लोग बनाए थे पागल, नाच के तो पाख्यान, नाच नाच। उस्मान की चित्रावली है, दिमाग में रखिएगा। और सुंदर दास एक पढ़े लिखे कवि थे, इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बात करें प्रश्न संख्या 47 प्रेम सागर के लिए, तो विकल्प सी, 47 का विकल्प सी लल्लू लाल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। विकल्प ए रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प बी मुंशी प्रेमचंद, विकल्प सी मैथिली शरण गुप्त और विकल्प डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 48 का विकल्प बी मुंशी प्रेमचंद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। विकल्प ए सुभद्रा कुमारी चौहान, विकल्प बी महादेवी वर्मा, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और विकल्प डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो देखिए मित्रों, तोड़ती पत्थर कविता के जो कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो प्रश्न संख्या 49 का विकल्प सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 50, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन हैं? विकल्प ए सुदर्शन, विकल्प बी यादवेंद्र शर्मा चंद्र, विकल्प सी कमलेश्वर और विकल्प डी है रांगे राघव। तो प्रश्न संख्या 49 का विकल्प ए सुदर्शन इज राइट आंसर। आपने कहानी पढ़ी होगी हार की जीत, बाबा भारती का एक घोड़ा था, है ना, डाकू खड़क सिंह चुरा ले गया था। तो दिमाग में आप रखिएगा, बाद में उन्होंने कहा था कि घोड़ा ले जाओ लेकिन किसी से बताना नहीं। तो इस प्रकार से हार करके भी वो जीत गए थे। बाद में खड़क सिंह आया और ला करके घोड़ा इनके अस्तबल में बांध गया था, ठीक है ना। तो उस कहानी को आप दिमाग में जोड़ लीजिएगा कि सुदर्शन जी की कहानी है, हार की जीत है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इस तरह से 50 प्रश्न को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।